पैलेट गन का दिल्ली के अंदर चलना, उन बच्चों के ऊपर चलना जो अभी पढ़ ही रहे हैं और तमाम संघर्ष करते हुए वो अपनी पढ़ाई को किस तरह से चालू रख के एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं, उनके एग्ज़ाम को चुरा लिया जाता है। वो परेशान लोग क्या करें अब। अच्छे खासे बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, अपनी मांगों के लिए जंतर मंतर पर आते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट को इतनी ब्रूटली हैंडल किया जाता है जैसे कि कोई आतंकवादी प्रोटेस्ट कर रहे हो। उनके प्रोटेस्ट को किया जाता है। पैलेट गन का हम नाम सुनते आए थे, कश्मीर के अंदर पैलेट गन चली क्योंकि कश्मीर के आंदोलन को और हकीकत में जो वहाँ पर होता भी था आतंकवाद से जोड़ा जाता था, आतंकवादी घटनाएं भी वहाँ पर होती थी, तो जस्टिफाइड माना जाता था पैलेट गन को चलाना। जंतर मंतर पर कौन सी आतंकवादी कार्रवाई हो रही थी, आतंकवादी घटना हो रही थी कि दिल्ली पुलिस को वहाँ पर पैलेट गन चलानी पड़ी। कि पैलेट गन चली, बच्चों को इंजरीज हुई। साहिल को एक उसकी आई साइड की, एक उसकी आंख भी ख़राब हो गई, उसकी रोशनी भी चली गई, साहिल लोचाप की। और भी बच्चों को लगी पैलेट गन। कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई 1 महीने तक भी। सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान के बावजूद, सीआरपीसी और बीएनएसएस के कानून के बावजूद। सोचिए ना दिल्ली में क्या हो रहा है। पैलेट गन चलाई गई, एफआईआर नहीं हुई। मजबूरी में आकर के लीडर ओपोजिशन को 7 घंटे तक धरने पर बैठना पड़ा। सीपी ऑफिस से लेकर के डीसीपी और एसएचओ के पास चक्कर लगाने पड़े, तब भी एफआईआर नहीं कर रहे थे। एफआईआर तब करी कहां से पूछा? होम मिनिस्ट्री से पूछा। अफसरों ने कहा कि साहब मैं इंस्ट्रक्शन नहीं है एफआईआर करने के, हम इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। होम मिनिस्ट्री से क्यों पूछना पड़ा? क्योंकि पैलेट गन बेसिकली जब इशू की गई हैं जहां पर आर्म्स रखे होते हैं पुलिस के, माल खाने से या आयुध सामग्री जहां पर रखी होती है वहां से, उसका एक प्रोसीजर है, उसके लिए ऑर्डर होते हैं, एंट्री होती है। वो तमाम एंट्री हुई, ऑर्डर्स हुए, सब कुछ हुआ, तो वो कहां से ऑर्डर हुए? बिना होम मिनिस्ट्री की तो मर्जी के हो नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये जानते थे कि एफआईआर होगी तो होम मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। और हमने पहले भी कहा था जब ये घटना हुई थी कि इसमें सीधे सीधे एफआईआर होनी चाहिए अमित शाह साहब के खिलाफ और होम मिनिस्ट्री के उन अफसरों के खिलाफ जो इसके पीछे लिप्त हैं। हमें नहीं पता कौन लिप्त है कौन लिप्त नहीं है। फिर एफआईआर को क्यों रुकवाया गया? सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ललिता कुमारी में ऑर्डर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसको क्यों धता बताई गई 1 महीने तक? सीआरपीसी के प्रावधानों को क्यों उल्लंघन किया गया? कोई तो उसके पीछे राज होगा बड़ा जिसको छुपाना चाहते थे। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले एक हाई पावर कमेटी बनाई कि इंक्वायरी करेंगे साहब इसकी इंसिडेंट की। वो इंक्वायरी हो ही नहीं सकती थी क्योंकि पैलेट गन की एफआईआर ही नहीं हुई थी और पैलेट गन के लिए पुलिस ने मना किया, हमने चलाई नहीं। जब पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाई तो पुलिस उन एंट्रियों क्यों नहीं दिखाती है जहां से उनको हथियार रिलीज होते हैं? जब वो हथियार लेके आती है, हथियार तो दिखा दें कि साहब पैलेट गन हमने रिलीज नहीं करवाए, हमने कांटे वाले जो डंडे हैं वो रिलीज नहीं करवाए। या जिन लोगों की वर्दी पर नाम प्लेट नहीं थी वो लोग दिल्ली पुलिस के नहीं थे, बताए ना। फिर ये दिल्ली पुलिस आकर के, होम मिनिस्ट्री आके बताए, क्यों नहीं बताती? तो उधर हाई पावर कमेटी बनी, इधर एफआईआर का ना होना। आप समझिए कि पैलेट गन के मामले को पूरी तरह से ये लोग छिपा के चले जाते, क्योंकि जब उस पर एफआईआर ही नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन कहां से होगी? मैं वकील हूं, मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती बिना एफआईआर के। कानून है ये सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून है कि इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती जब तक कि एफआईआर नहीं होगी। तो एफआईआर नहीं करवा करके पैलेट गन की इन्वेस्टिगेशन को बंद करना चाहते थे। हम सलाम करते हैं राहुल जी को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को।
कि उन्होंने ना ये देखा कि वो लीडर अपोजिशन है, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल धरातल पर उतर के आ गए, ज़मीन पर उतर कर आ गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़मीन का आदमी हूँ, मैं तमाम ज़मीन के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, ज़मीन के साथ में खड़ा हुआ हूँ, बच्चों के साथ में खड़ा हुआ हूँ, बच्चों को साथ में लेकर, उसके पेरेंट्स भी साथ में, क्योंकि वो थाने का चक्कर लगा रहे थे। बच्चा जिसको पैलेट गन लगी है उसके पेरेंट्स थाने के चक्कर लगा रहे थे एफआईआर करवाने के लिए। एफआईआर नहीं हो रही थी, 1 महीने से घूम रहे थे। तो लीडर अपोजिशन को सड़क पे आना पड़ा, 7 घंटे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के एफआईआर हुई। और ये एफआईआर होना डेमोक्रेसी की जीत इसलिए है कि इस तरह के इंसिडेंट की पुनरावृत्ति ना हो। सरकारें बदलती रहती हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार होगी या किसी भी और पार्टी की सरकार होगी। इस तरह की चीज़ें करने की तो किसी को भी हक नहीं है ना। बच्चों पर पैलेट गन चलाएं, बच्चों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाइयाँ करें। तो राहुल जी ने नज़ीर पेश की है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं आपको पैलेट गन पे एक चीज़ और बता दूं, पैलेट गन में लाइसेंस उस पैलेट गन का लेना ज़रूरी नहीं होता जिसकी मारक क्षमता 20 जूल्स है। मारक क्षमता का एक पैमाना है साइंटिफिकली, जो जूल्स कहा जाता है, और उसका जो मज़ल है, जो नोज़ल होता है, जो बाहर की तरफ होता है निकल के, उसका डायमीटर सिर्फ 0.177 होना चाहिए। उससे ऊपर का अगर है तो लाइसेंस चाहिए। और इस वाली मारक क्षमता पर जो 20 जूल की मारक क्षमता है, उसमें से अगर गोली चलाई जाती है, पैलेट चलाई जाती है, तो सिर्फ कागज़ में छेद हो सकता है। उसको आपने देखा होगा, शूटर्स चलाते हैं निशाने लगाने के लिए, वो कागज़ का एक बोर्ड लगाते हैं, कागज़ में वो छेद करते हैं, और उसकी मारक क्षमता भी कोई ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि कागज़ में ही छेद कर सकती है। तो जो पैलेट बच्चों की आंखों में घुसी, उनके जिस्म में घुसी, बॉडी में घुसी, जाहिर है उसकी मारक क्षमता भी बहुत ज़्यादा होगी। वो फिर उसका लाइसेंस कहाँ से आए, पुलिस के पास में भी उसके लाइसेंस कैसे आए, ये तो बताना पड़ेगा पुलिस को भी। क्योंकि जो प्रतिबंधित है हथियार, वो हथियार कहाँ से आया। और जो एफआईआर अभी भी हुई है, जो मैंने आज पीसी करी है, उसमें भी अभी तक आर्म्स एक्ट नहीं लगाया है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। उसमें जो सेक्शन लगाए हैं, ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन तो लगाया है। जब आप डेंजरस वेपन कह रहे हो पैलेट गन को, तो आर्म्स एक्ट क्यों नहीं लगा रहे? वो तो आर्म्स है ना, उससे तो गोली चली है ना। तो अभी भी लेपापोती करी जा रही है। जब तक आर्म्स एक्ट नहीं लगेगा, इस बात की छानबीन नहीं हो सकती कि पैलेट गन किसने दी। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर करके क्या दिल्ली पुलिस इस बात को कह सकती है कि वो होम मिनिस्ट्री तक की इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उन अफसरों की करेंगे, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उनको ये किसने रिलीज़ किया, किसने ऑर्डर दिया चलाने के लिए? हमें नहीं लगता कि इस बात की ये इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। इसीलिए इसमें आर्म्स एक्ट का प्रोविज़न, आर्म्स एक्ट की दफ़ा 25, 27, 29 सब लगनी चाहिए। क्योंकि जब जो सेक्शन लगाया है 125, वो ये कहता है कि ये डेंजरस वेपन से हुई है इंजरी, डेंजरस वेपन से इंजरी हुई है, तो डेंजरस वेपन तो फिर हथियार ही है। और पैलेट गन के लिए मैंने आपको बता दिया, मारक क्षमता 20 जूल से ज़्यादा है और उसका डायमीटर 0.177 से ज़्यादा है, तो फिर लेथल वेपन बन जाता है, डेंजरस वेपन बन जाता है, उसके लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो अभी भी लेपापोती करने की कोशिश की जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। कानून का देश है, कानून से चलनी चाहिए। अगर सरकार गलती करे तो सरकार को भी सज़ा होनी चाहिए, अगर सरकार गलती करे तो सरकार के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर आप अनजान लोगों के खिलाफ कर रहे हो, अननोन लोगों के खिलाफ कर रहे हो, अज्ञात लोगों के खिलाफ कर रहे हो। क्या दिल्ली पुलिस के वो अफसरान जिनको पैलेट गन रिलीज़ की गई थी अज्ञात थे? या दिल्ली पुलिस ये कहना चाहती है कि ये जो पैलेट गन है वो कुछ और लोग आगे चला गए? तो आपके पास तो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनको आपने पकड़ने के लिए क्या किया? तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है, ये लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। राहुल जी को दोबारा सड़कों पे ना आना पड़े, फिर कहते हैं कि साहब देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई प्रोटेस्ट के अलावा और फिर रास्ता क्या रह जाता है?
दिल्ली पुलिस से हमारी गुजारिश ये है कि इसमें आर्म्स एक्ट के प्रोविज़न को भी ऐड करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन में चाहे वो होम मिनिस्ट्री तक जाए, अमित शाह साहब तक जाए, सबकी इन्वेस्टिगेशन करें। हिम्मत से काम करें, सरकारें बदलती रहती हैं। कल को अगर कांग्रेस की भी सरकार आती है, वो लोग ऐसी गलतियां करते हैं, उनके खिलाफ भी करिए। किसी और पार्टी की आती है, उनके खिलाफ भी करिए। आज जिस पार्टी की सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है आप उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए, अमित शाह साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। जब आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग फैसले लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो पूरा देश आपको सलाम करेगा। जिस चीज़ के लिए दिल्ली पुलिस जानी जाती है पूरी दुनिया के अंदर, आपके भ्रष्ट अफसरों के कारण आपकी मर्यादा कम नहीं होनी चाहिए, आपकी शान कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये करते हैं कि आप जिसके पास भी इन्वेस्टिगेशन जाए, जो भी इस चीज़ को देखें, पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। न्याय के लिए जो पहला स्टेप हुआ है, वाकई में राहुल जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जो ये वाली पेश की है नज़ीर देश के सामने, एक एलओपी होने के बावजूद ग्रास रूट पर उतर के हमारे देश का, ख़ास तौर से दिल्ली का जो पुलिस सिस्टम है, वो कितना ज़्यादा लाचार, कितना ज़्यादा बेकार है, उसको उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ किया है, उजागर किया है। किस तरह से, देखिए दिल्ली पुलिस बहुत शानदार पुलिस है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो अफसरान भ्रष्ट हैं, उन भ्रष्ट अफसरान ने दिल्ली पुलिस की क्या हालत कर दी, आप ज़रा सोचिए। यहाँ पर पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, सरकार यहाँ से चलती है पूरे भारत की। दिल्ली में खुद 3 टायर्स ये सिस्टम, जो 3 तरह की सरकारें चलती हैं, उसके बावजूद भी कानून का माहौल देखिए किस तरह से उड़ाया गया। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो कहता है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेके जाता है थाने में, या पुलिस को इन्फॉर्मेशन आती है किसी और माध्यम से कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, मैंडेटरी है पुलिस के पार्ट पे एफआईआर करे। किसका ये व्यवस्था दी हुई है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। किसके लिए दी हुई है? पुलिस के लिए। प्रोविज़न क्या था? सेक्शन 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी, कि अगर पुलिस नहीं करती है तो फिर कोर्ट उसके लिए ऑर्डर करे, और अगर जो पुलिस ने नहीं किया है तो उनके खिलाफ फिर जुर्माने और तमाम तरह की सज़ाओं का प्रावधान किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, फौरन एफआईआर होनी चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस की।